नमस्ते साथियों, मेरा नाम अमित शर्मा है। IC38 के लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वित्तीय नियोजन के बारे में, अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आज की हमारी चर्चा है वित्तीय नियोजन क्यों, कैसे और कहां। लेकिन पहले एक छोटा सा मजेदार सवाल, क्या आपके पैसे भी खो जाते हैं जब आपकी पॉकेट में होते हैं? चिंता मत कीजिए, अब आपका पैसा पॉकेट में ही रहेगा। हम आपको इसकी कामयाबी का राज बताएंगे। तो तैयार हो जाइए और बने रहिए हमारे साथ। आपके मन में सबसे पहला यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि पैसे को सही तरीके से प्रबंध करना, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पैसों को सही तरीके से उपयोग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें आने वाले समय के लिए तैयार रखती है, जिसमें अप्रत्याशित घटनाएं भी शामिल होती हैं। यह हमारे जीवन को अधिक चिंता मुक्त और सुखद बनाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग व्यक्ति को उनके मूल्यवान लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निवेश कैसे करें ताकि उनकी शिक्षा के लिए जरूरी धन समय पर हमारे पास हो या बच्चों को मिल जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह हमें आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखता है और हमारे परिवार को आरामदायक भविष्य को सुनिश्चित करता है। साथियों, आगे इस चैप्टर में हम लोग इसी पर थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को समझेंगे, मतलब गोल को समझेंगे। व्यक्ति का गोल या लक्ष्य को अवधियों के अनुसार 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल, अल्पकालिक लक्ष्य, जैसे कि LCD टीवी को खरीदना या परिवार के साथ छुट्टी मनाना। यह लक्ष्य छोटी अवधि के होते हैं। दूसरा है मीडियम टर्म गोल, मतलब मध्यम कालिक लक्ष्य, जैसे कि मकान खरीदना या विदेश में छुट्टी मनाना। ये लक्ष्य मध्यम अवधि के होते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घकालिक लक्ष्य, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, शादी और अपना रिटायरमेंट प्लान। ये लक्ष्य लंबी अवधि के होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग व्यक्ति के जीवन चक्र को समझते हैं। व्यक्ति का जीवन चक्र, इंडिविजुअल्स लाइफ साइकिल, लाइफ स्टेजेस एंड प्रायोरिटीज, मतलब कि जीवन की अवस्थाएं और प्राथमिकताएं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर। जीवन में कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहले बचपन, फिर युवावस्था, फिर बड़ापन। हर चरण अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। यहां हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चरणों को विशेष रूप से देख लेते हैं। सबसे पहला चरण होता है जब व्यक्ति की उम्र 20 से 25 साल की होती है, तब वह लर्नर या शिक्षार्थी होता है। इस अवस्था में जब व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करके अपने भविष्य के लिए तैयारी करता है। दूसरा चरण, जब व्यक्ति की उम्र 25 साल तक की होती है, तब वह अर्नर या अर्जक होता है, मतलब पैसे कमाता है। इस उम्र में व्यक्ति को नौकरी मिलती है या पैसे कमाना चालू कर देता है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उस पर परिवार की जिम्मेदारियां भी हो सकती है और व्यक्ति निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़े पैसे भी निवेश कर सकता है। अब आते हैं जीवन का तीसरा चरण, जब व्यक्ति की उम्र 28 से 30 साल के बीच होती है, तब उसकी शादी होती है। इस अवस्था को पार्टनर या जीवन साथी कहते हैं। इस उम्र में व्यक्ति का अपना परिवार होता है। इससे नई जरूरतें पैदा होती हैं, जैसे कि खुद का मकान होना, संभवतः अपना कार होना, उपभोक्ता वस्तुओं का जरूरत होना, बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनाना आदि। चौथा चरण, जब व्यक्ति की उम्र 28 से 35 साल की होती है, तब वह एक या एक से अधिक बच्चों का पिता बनता है। इस अवस्था को पेरेंट कहते हैं। इन सालों में व्यक्ति को बच्चों की सेहत और शिक्षा आदि की चिंता होती है। अब आते हैं पांचवा चरण, जब व्यक्ति की उम्र 35 से 55 साल के बीच आती है, तो इस अवस्था को प्रोवाइडर या प्रदाता कहा जाता है। व्यक्ति के इस उम्र में बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। व्यक्ति को उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए धन जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पड़ाव में हायर एजुकेशन और शादी के लिए पैसे जुटाने की चुनौतियां व्यक्ति के लिए शामिल होती हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट, छठवां चरण। जब व्यक्ति की उम्र 55 से 65 साल की उम्र आती है, तब इस अवस्था को एम्प्टी नेस्टर या अकेले रहने वाले माता पिता कहा जाता है। एम्प्टी नेस्टर शब्द का अर्थ है कि संतान अपने घोंसले को विदा ना छोड़ करके उड़ गई। मतलब यही कि वह समय होता है जब बच्चों की शादी होती है और कभी कभी वे माता पिता को छोड़ करके काम करने के लिए दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। यह 55 से 60 का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट उनका पड़ाव होता है। व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि इस अवस्था में आने तक व्यक्ति ने अपनी पूरी लायबिलिटी, ऋण और मॉर्गेज यदि कहीं है तो वो समाप्त कर दिया और अपने रिटायरमेंट के लिए फंड भी बना लिया। यही वह समय होता है जब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है और व्यक्ति के जीवन को तबाह करने लगती है। स्वास्थ्य की देखभाल, फाइनेंशियल फ्रीडम और इनकम की सुरक्षा इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, सातवां चरण। जब व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे अधिक होती है, तब उसका रिटायरमेंट जीवन आरंभ होता है। जब व्यक्ति अपना सक्रिय जीवन से रिटायरमेंट लेता है और अपनी बचत को अपने आवश्यकताओं के लिए खर्च करता है, तब तक वह अपने आजीविका की चिंता करता है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, आय और अकेलेपन की चिंता करता है। इस अवधि में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, परंतु यह सब फाइनेंशियल प्लानिंग पर ही निर्भर करता है। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक ठाक नहीं होती है तो जीवन का चक्र फिर से चालू हो सकता है। यानी व्यक्ति को फिर से घर से बाहर जाना होगा कमाने के लिए, या दूसरे भाषा में बोला जाए तो वो पहले अर्नर बन करके कुछ सीखता है, फिर अर्नर बन करके फिर पैसा कमाना आरंभ करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा सवाल। व्यक्ति को बचत करने और फाइनेंशियल एसेट खरीदने की जरूरत क्यों होती है? व्यक्ति को बचत करने और वित्तीय संपत्ति खरीदने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जीवन में कई सुखद और दुखद पल आते हैं जहां हर पल पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ अपने सपनों की दुनिया बुनते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए आर्थिक सहारा की आवश्यकता होती है। बचत और निवेश के माध्यम से हम अपने परिवार को सुरक्षित और संतुष्ट जीवन दे सकते हैं, जिसमें हमारा और हमारे प्रियजनों का रिश्ता और मजबूत होता है। धन की सही व्यवस्था से हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं, जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बचत और निवेश के माध्यम से हम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर सकते हैं और अपने जीवन साथी को खुशियों से भरा जीवन दे सकते हैं, ताकि उसे भी अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़े और आत्मसम्मान के साथ बाकी का जीवन जीना संभव हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग्स या बचत। ऐसा माना जा सकता है कि निवेश की प्रक्रिया दो निर्णयों से बनी है। ठीक है, सबसे पहला है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, माने उपभोक्ता खर्च को स्थगित करना। मतलब उपभोग खर्च को स्थगित करना मतलब कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल करने की जगह उन्हें किसी और समय पर खर्च करने का निर्णय लेते हैं। इससे आपका पास पैसा मौजूदा और भविष्य के खर्चों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध रहते हैं। अब आते हैं दूसरा, पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। कम लिक्विड एसेट को नकदी में बदलने से बचें और अपने पैसों को सुरक्षित रखें। उदाहरण के लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का मतलब होगा कि ऐसे अनुबंध के बदले में पैसे देना जिसे आसानी से कैश में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में दोनों प्रकार के निर्णय शामिल होते हैं। भविष्य के लिए बचत करना हो तो योजना बनाना और उचित संपत्तियों में समझदारी से निवेश करना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में पैदा होने वाली विभिन्न जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल नीड्स, मतलब व्यक्तिगत आवश्यकताएं। इसका पहला पॉइंट होगा एनेबलिंग फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन, माने भविष्य के लेन देन को सक्षम करना। चलिए इसके बारे में बताते हैं। भविष्य के लेन देन को संभव बनाने के लिए पहला सेट उन योजनाओं का आता है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संभव है। इसमें दो प्रकार की जरूरतें होती है। सबसे पहला स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन नीड्स या विशेष लेन देन संबंधी जरूरत, जैसे शिक्षा, शादी या घर की खरीदारी जैसी घटनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। दूसरा जनरल ट्रांजैक्शन नीड्स या सामान्य लेन देन संबंधी जरूरत, मतलब जो किसी विशेष प्रयोजनों के लिए नहीं होती लेकिन भविष्य में
के लिए धन को संचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मीटिंग कंटिजेंसीज, मतलब आकस्मिक जरूरतों को पूरा करना। अपने जीवन में कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं होती है जिनसे आपको बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह की स्थितियों में वित्तीय संकटों से निपटने के लिए पहले से ही धन का इकट्ठा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मृत्यु, अपंगता, बेरोजगारी जैसी आकस्मिक घटनाएं आपको आपकी आय को प्रभावित कर सकती है और कई बार आग लगने जैसी घटनाएं आपकी धनराशि का एक बड़ा हिस्सा का नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की आपातकालीन आवश्यकताओं का सामना करने के लिए बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा निवेश के माध्यम से आप अपनी आमदनी को भी संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्थ एक्युमुलेशन, धन संचय। संचय का उद्देश्य यह दिखाता है कि व्यक्ति अपनी धन संचय करने और बाजारों के अवसर का लाभ उठाने की इच्छा रखता है। कुछ लोग सतर्क नजरिया बना करके निवेश करते हैं, जबकि कुछ ज्यादा आय अर्जित करने के लिए ज्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादा आय कमाने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति का धन को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है और धन का संबंध आत्मनिर्भरता, उद्यम शक्ति और प्रभाव से जुड़ा होता है। चलिए आपको इसको शॉर्ट में बता देते हैं, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वित्तीय उत्पाद। जरूरतों के अनुसार वित्तीय बाजार में 3 प्रकार के उत्पाद मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट, माने लेन देन संबंधी उत्पाद, जैसे बैंक डिपॉजिट और बचत, जो हमें पैसे की जरूरतों को समय पर पूरा करता है। नेक्स्ट, कंटिजेंसी प्रोडक्ट, माने कि आकस्मिकता वाले उत्पाद, बीमा जो हमें आकस्मिक हादसों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट, मतलब शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, जो हमें पैसे कमाने का मौका देते हैं। यहां निवेश का जोखिम होता है। जहां जोखिम प्रोफाइल होता है, मतलब यहां निवेश का वैल्यू ऊपर और नीचे हो सकता है। व्यक्ति को सभी आवश्यक वित्तीय उत्पादों का सही मिश्रण अपने पास रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, जीवन बीमा ही एक ऐसा विशेष उत्पाद है, न केवल आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करता है, बल्कि धन संचय भी करता है। यह एक ऐसा वित्तीय उत्पाद है जो आपको संकट में बचाने के साथ साथ संपत्ति बनाने में भी मदद करता है। मतलब ये कंटिजेंसी प्रोडक्ट भी है और ये वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट। व्यक्ति की निवेश शैली उम्र के साथ बदलती रहती है। जब व्यक्ति जवान होता है तो वह अधिक जोखिम उठाता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति समझदारी से निवेश करता है और अपने पैसों को सुरक्षित बनाता है। रिटायरमेंट के आसपास व्यक्ति जो है और भी सतर्क हो जाता है। चलिए इसको हम लोग समझने के लिए रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देख लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल यदि एग्रेसिव है, ठीक है, तो उसका जो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा आपका एक्यूमुलेशन। मतलब जो लोग जोखिम लेने को तैयार हैं और पैसे लंबे समय तक रखना पसंद करते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर निवेश करना अच्छा लगता है। उदाहरण, एक युवा शेयर बाजार में पैसा लगा सकता है, जिससे उसे पैसे बढ़ाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि रिस्क प्रोफाइल यदि प्रोग्रेसिव है, मतलब कि प्रगतिशील, तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो होगा वो उसका कंसोलिडेशन होगा, एकत्रित। जो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाना पसंद है। जैसे किसी व्यक्ति ने निवेशी फंड में पैसा लगाया, जिससे उसका पैसा सुरक्षित रहा और उसकी मान क्षमता बढ़ी, मतलब फंड वैल्यू उसका बढ़ा। अब आते हैं, यदि रिस्क प्रोफाइल यदि सिक्योर्ड हो, मतलब सुरक्षित हो, तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो होगा स्पेंडिंग, खर्च। जो लोग अपनी आमदनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें निवेश से फायदा होना चाहिए। मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक में निवेश किया, जिससे उसकी आमदनी बढ़ती रहे और यह अपने जीवन के लिए आराम से खर्च कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि रिस्क प्रोफाइल यदि कंजर्वेटिव है, मतलब कि सतर्कता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा गिफ्टिंग, उपहार। जो लोग पैसे को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं,
उन्हें अच्छे निवेशों में पैसा लगाना पसंद है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश किया, जिससे उनका पैसा बढ़ता रहा और उनका भविष्य सुरक्षित। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन की भूमिका। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले निवेश के विकल्प सीमित थे, लेकिन आज के समय में नए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार का बिखरना। जब एक परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनता है, इस परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं। इस परिवार के मुखिया और कमाऊ सदस्य को अपने और परिवार के को ध्यान की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसके लिए सही योजना बनाने और वित्तीय नियोजक की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है निवेश के कई विकल्प, माने कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। धन संचय के लिए अब बहुत सारे निवेश विकल्प हैं, जहां हर विकल्प में अलग अलग जोखिम है और आय है। सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को बुद्धिमानी से उन विकल्पों का चयन करना होगा जो उनके लक्ष्यों और जोखिमों के साथ मिलते हैं। यहां आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से मदद लेनी। नंबर थर्ड, बदलती जीवन शैली, चेंजिंग लाइफस्टाइल। लोग आजकल तुरंत खुशी की तलाश में रहते हैं, जैसे कि नए मोबाइल को खरीद लेना, कार खरीद लेना, एक बड़ा घर खरीद लेना। इसके लिए वे अक्सर ज्यादा कर्ज लेते हैं, जिससे बचत में कमी आती है। वित्तीय नियोजन से हम अपने खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए चौथा नंबर पॉइंट आते हैं, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। महंगाई बढ़ने से सामानों और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाते हैं, जिससे पैसों की क्रय शक्ति घटती है। इससे व्यक्ति को खासकर वृद्धावस्था में मुश्किल हो सकती है। वित्तीय नियोजन से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब आते हैं चौथा नंबर पॉइंट, अदर कंटिजेंसीज एंड नीड, माने अन्य आकस्मिकताएं और जरूरतें। वित्तीय नियोजन व्यक्ति को अपनी अचल संपत्तियों को संरक्षित रखने में मदद करता है, ताकि उनके प्रियजनों को उनकी मृत्यु के बाद उनका संपत्ति सही ढंग से उनको मिल सके। अब आते हैं अगला सवाल पे, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सही समय कब होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ धनी लोगों के लिए नहीं होता है। वास्तव में निवेश करना शुरू करने का सही समय होता है जब आपकी पहली सैलरी मिलती है। इसका कोई विशेष ट्रिगर पॉइंट नहीं होता है, आपको उसी समय निवेश करना आरंभ कर देना चाहिए। लेकिन निवेश का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जितनी जल्दी आप निवेश करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका निवेश में काम करेगा और आपका निवेश का वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए निवेश को जल्दी शुरू करें, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। यह नियोजन सिर्फ धनी लोगों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए। आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको एक अनुशासित तरीके से निवेश करना चाहिए। वित्तीय नियोजन की बिना संयोजित और अनियोजित दृष्टिकोण वाले लोगों के लिए वित्तीय संकट एक मुख्य कारण हो सकता है। आइए अब हम उन विभिन्न प्रकार के वित्तीय नियोजन के अभ्यासों पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, जो किसी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ठीक है, वित्तीय नियोजन की सलाहकार सेवाएं। सबसे पहला कैश प्लानिंग, माने नगदी नियोजन। नगदी प्रवाह को प्रबंधित करने के दो प्रयोजन होते हैं। सबसे पहला, आय और व्यय का प्रवाह को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। इसमें अत्यधिक जरूरतों के लिए नगदी में परिवर्तित की जा सकने वाली संपत्तियां का एक रिजर्व बनाना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, निवेश की योजना बनाना। निवेश की योजना बनाने के लिए पहले व्यक्ति को नगदी का सरप्लस या अधिशेष बनाने और उसे बनाए रखने का ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक बजट तैयार करना और अपने आय व्यय का विश्लेषण करना चाहिए। ऐसा करके वह देख सकेंगे कि कौन सी लागतें नियमित हैं और कौन सी परिवर्तनीय हैं, जिन्हें काम किया जा सकता है। उदाहरण, व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया ऋणों को कम ब्याज वाले बैंक ऋण से चुका सकता है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगी। व्यक्ति अपने निवेशों से अधिक आय कमाने के लिए
नए सिरे से निवेश कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्लानिंग, बीमा नियोजन। कुछ लोग वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में उन्हें बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इंश्योरेंस प्लानिंग उन जोखिमों के खिलाफ सही बीमा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें यह तय किया जाता है कि कितनी बीमा की आवश्यकता है और कौन सी पॉलिसी सबसे उपयुक्त है। पहला पॉइंट आता है जीवन बीमा का निर्माण कमाऊ व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की आय और खर्च की आवश्यकताओं का अनुमान लगा करके किया जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकताओं का आकलन अस्पताल में भर्ती होने वाले उन खर्चों के संदर्भ में किया जा सकता है जिन्हें परिवार की किसी चिकित्सीय इमरजेंसी में खर्च किए जाने की संभावना रहती है। तीसरा, अंत में अपनी संपत्ति का बीमा कराने का निर्णय पर नुकसान के जोखिमों से अपने मकान, वाहन, फैक्ट्री आदि की सुरक्षा के लिए आवश्यक कवर के प्रकार और मात्रा के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, निवेश के नियोजन। निवेश करने का कोई एक सही तरीका नहीं, अलग अलग लोगों के लिए निवेश का तरीका अलग अलग होगा। निवेश नियोजन व्यक्ति की जोखिम उठाने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को पूरा करने में लगने वाले समय के आधार पर सबसे उपयुक्त निवेश और संपत्ति के आवंटन की रणनीति का पता लगाने की एक प्रक्रिया है। निवेश के 7 पैरामीटर होते हैं। यहाँ पहला चरण निवेश के कुछ पैरामीटर को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहला है रिटर्न, आय। रिटर्न, निवेश से आपके पैसे की मात्रा बढ़ती है, पर ज्यादा रिटर्न लेने के लिए ज्यादा जोखिम लेना भी जरूरी है, तो सही तालमेल का उसका ध्यान रखें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क टॉलरेंस, जोखिम सहने की क्षमता। यह एक माप है कि व्यक्ति किसी निवेश को खरीदने में कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आते हैं टाइम होराइजन, समय सीमा। समय सीमा का सही इस्तेमाल करें, लंबे समय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग करें। जितना अधिक समय उतनी कम चिंता। लंबे समय में छोटे निवेश भी अच्छे रिटर्न देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तरलता, लिक्विडिटी। तरलता, वे निवेशक जो आय व्यय की अनिश्चितता से परेशान होते हैं या कारोबारी खर्च के लिए नकदी की चिंता करते हैं, उन्हें तरलता की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेचने की योग्यता, मार्केटेबिलिटी। किसी संपत्ति की कितनी आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, छठवां नंबर, डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। यह सीमा जहां तक व्यक्ति जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश का विविधीकरण या अलग अलग जगह में निवेश करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेस, कर। कई निवेश कुछ आयकर संबंधी लाभ देते हैं। व्यक्ति विभिन्न निवेशों में टैक्स के बाद के रिटर्न पर विचार कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, निवेश के उचित साधनों का चयन करना। बेहतर निवेश, बेहतर भविष्य। निवेश करने के लिए सही साधनों का चयन करें, अपने लक्ष्यों और जोखिमों के आधार पर सही चयन करें। भारत में कई विकल्प हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, लघु बचत योजनाएं, शेयर बाजार के आईपीओ, डिवेंचर, अन्य प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक पॉलिसियां। निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट प्लान, सेवा निवृत्ति नियोजन। रिटायरमेंट की यह प्रक्रिया लोगों की उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इसमें धनराशि को 3 तरीकों में बांटा जाता है। सबसे पहला है संचय, एक्यूमुलेशन, पैसों को अलग करके निवेश किया जाता है। दूसरा है कंजर्वेशन, संरक्षण, पैसे को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है ताकि आय में वृद्धि हो। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे को व्यवस्थित ढंग से बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेट प्लानिंग, संपत्ति नियोजन। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने या उनके वारिसों को सौंपने की एक योजना है। इसके लिए कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि नामांकन या समनुदेशन या वसीयत जिसको बोलते हैं, तैयार करना है। बुनियादी विचार यह पक्का करने का है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और एसेट को उनकी इच्छा के अनुसार आसानी से बांटा और या इस्तेमाल किया जा सके।
नेक्स्ट आते हैं टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन। कर नियोजन में हम सरकारी करों से अधिक छूट पा सकते हैं। हम अपनी आय, खर्च और निवेश को ध्यान में रख करके टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय कर कानूनों के अंतर्गत जीवन बीमा प्रीमियम और दावा की राशि पर भी कई प्रावधान हैं जिनसे हम छूट पा सकते हैं। कर को कम करने का प्रयास करें, न कि उससे बचें। जीवन बीमा एजेंट के रूप में हमें अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए और उनकी वित्तीय जरूरतों को समझने में उनकी सहायता करनी चाहिए। वित्तीय नियोजन के लिए बीमा एजेंट की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अंत में साथियों, आपने वीडियो को ध्यान और संयम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।